मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। 11th की इस मैथमेटिक्स क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 के विविध प्रश्नावली को आज बनाते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 सेट्स जो आपका है उसकी विविध प्रश्नावली है, उसका पहला क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न आपको 1 2 ए बी सी और डी आपको 4 सेट दिए हुए हैं। ठीक है, इन सेटों में से कौन किसका उपसमुच्चय है। ठीक है, कि इन चारों सेटों में से कौन किसका उपसमुच्चय है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहला चीज हमको दे रखा है, जो सेट ए है वो हमारे सेट बिल्डर फॉर्म में है। ठीक है, तो पहले हम सेट ए को रोस्टर फॉर्म में निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए सेट ए के अंदर एक्स एलिमेंट है। एक्स एलिमेंट एक रियल नंबर है और वह रियल नंबर क्या है, इस इक्वेशन को संतुष्ट करने वाली एक वास्तविक संख्या है। तो हम करेंगे क्या, इस सेट ए के अंदर वही एक्स आएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले एक्स की वैल्यू निकालते हैं। बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल 0। ठीक है, तो मध्य पद विभाजन है, तो लगाइए 6 दूना 12। तो 6 दूना 12 का मतलब माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल 0। क्लास 10th में पढ़ा होगा मध्य पद विभाजन इसे गुणनखंड विधि से। तो x कॉमन आया तो x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन आया तो x माइनस 6 इक्वल 0। बोथ साइड क्या आया, x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल 0। तो यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी, इफ x माइनस 6 इक्वल 0 सो x इक्वल क्या आया 6। इफ x माइनस 2 इक्वल 0 सो x इक्वल क्या आ गया 2 आ गया। तो इसका मतलब आपकी x की कितनी वैल्यू आ गई, दो, एक 6 और एक 2। केवल क्योंकि द्विघात समीकरण है तो इसके दो ही हमारे हल निकलेंगे। तो सो सेट a इक्वल क्या बनेगा हमारा 2,6। तो आपके सेट a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया और d मिल गया। अब आपने देखना है कि किस सेट के सारे एलिमेंट किस में हैं। सेट a के अंदर 2 और 6 है और सेट बी के अंदर भी 2 और 6 है। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूं, ए इज द सबसेट ऑफ क्या है, बी है। ए जो होगा वो बी का एक उपसमुच्चय है क्योंकि ए के सभी अवयव बी में है। अब देखिए ए के अंदर 2 और 6 है और बी सी के अंदर भी 2 और 6 है। इसके अलावा ए इज द सबसेट ऑफ बी क्या हुआ, सी हुआ, अर्थात ए के सभी अवयव सी के अंदर भी हैं। अब ए के सभी अवयव डी के अंदर नहीं है क्योंकि ए के अंदर 2 है बट डी के अंदर 2 नहीं है। अब आते हैं बी के सारे अवयव ए के अंदर नहीं है, बी के सारे अवयव सी के अंदर है। देखिए 2 4 6, 2 4 6। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, बी इज द सबसेट ऑफ क्या हुआ, सी हुआ। अब बी के सारे अवयव डी के अंदर नहीं है क्योंकि बी के अंदर 2 और 4 है जो डी के अंदर नहीं है। अब आते हैं सी के सभी अवयव, सी में 2 4 6 8 है, सी के सारे अवयव किसी भी सेट के अंदर मौजूद नहीं है। अब आते हैं डी के सारे अवयव ए सेट के अंदर मौजूद हैं। देखिए डी के अंदर 6 है तो ए के अंदर 6 है, तो डी इज द सबसेट ऑफ क्या हुआ, ए। अब डी के अंदर 6 है तो वही बी के अंदर भी है, तो डी इज द सबसेट ऑफ बी क्या होगा, बी हो जाएगा। वह डी इज द सबसेट ऑफ मेरा सी भी हो रहा है। देखिए क्योंकि डी के अंदर का अवयव जो 6 है वो सी के अंदर भी मौजूद है। ठीक है, तो इसका मतलब कौन कौन से सेट किसके उपसमुच्चय हैं ये आपने देख लिया, तो यही इसका क्या आ गया, आंसर हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, और थोड़ा सा लॉजिकल है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, और ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे एक बार, पूरे का पूरे क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमको कुछ नीचे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ज्ञात कीजिए कि निम्न में से प्रत्येक कथन सत्य या असत्य है। यदि सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए, असत्य है तो एक उदाहरण दीजिए। तो सेकंड का फर्स्ट स्टेटमेंट है, यदि x इज द एलिमेंट ऑफ a है तथा a इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, सेट b है, तो क्या x इज द एलिमेंट ऑफ b भी होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको इस प्रकार का एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ए सेट के अंदर x अवयव है और जो समुच्चय a है वो b का एक एलिमेंट है, तो क्या x इज द एलिमेंट ऑफ b सेट भी होगा कि नहीं होगा, है नहीं। तो इसका मतलब ये कथन पहले देख लेते हैं कि सही है कि नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, लेट सेट a इक्वल, मैंने x ले लिया, सेट a के अंदर अवयव x है।
ठीक है। अब देखिए चूंकि हमको दिया क्या हुआ है, देखिए इसमें ए सेट जो है वो बी का क्या है, एक एलिमेंट है ना। ए सेट जो है वो बी का क्या है, एक एलिमेंट है। तो मैं क्या लूंगा यहाँ पर, वो सेट बी इक्वल, अब बी सेट के अंदर मैंने एक्स अवयव लिख दिया, इसके अंदर एक अवयव वाई भी ले लिया। अब ये बी सेट हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या मिला, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए मिल गया। देखिए एक्स ए का एक अवयव है, और जो इसके अंदर देखिए सेट ये समुच्चय ऑफ ए एक्स बना है ना, ये वैल्यू किसकी है, ए की है। तो इसका मतलब ए जो सेट है वो बी का भी क्या है, एक एलिमेंट है। देखिए जो सेट ए आया हुआ है ये पूरे का पूरा सेट ए है कि नहीं। तो ए सेट जो है सेट बी का एक एलिमेंट है। परंतु अब देखिए हमने निकालना क्या है कि x जो है वो b का भी एक एलिमेंट है। क्या x जो अवयव है वो b के अंदर आया हुआ है, नहीं आया हुआ है, क्योंकि b के अंदर तो x है ही नहीं, क्योंकि पूरे का पूरा सेट a है। क्योंकि b के अंदर का एलिमेंट क्या है, सेट ऑफ x जो है वो b का एक एलिमेंट है कि नहीं। तो इसलिए यह कथन मेरा क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक, अब आते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, देखेंगे यदि A इज दी सबसेट ऑफ B है, ठीक है, तथा B इज दी एलिमेंट ऑफ क्या है, C है, तो क्या A इज दी एलिमेंट ऑफ B C होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट, अब A के सारे अवयव B में है, तो मैंने लेट A सेट इक्वल क्या कह दिया, कुछ भी ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लिया 1। अब ए के अवयव बीच में बी में है, तो इसलिए बी सेट बराबर मैंने क्या ले लिया, 1,2 ले लेते हैं, है नहीं, बिकॉज ए इज दी सबसेट ऑफ किसके है, बी के है। देखिए ए जो है बी का एक उपसमुच्चय हो गया। अब बी जो सेट है वो सी का एक एलिमेंट है, अर्थात जो बी सेट आएगा वो सी सेट के अंदर एलिमेंट होगा पूरे का पूरा। तो मैंने क्या किया, सेट सी इक्वल, इसके अंदर एलिमेंट बनाना है तो बी सेट डालेंगे, तो 1 2 डाल दिया, इसके अंदर एक एलिमेंट और ले लेते हैं 3, ले लिया। अब बताइए क्या जो ए सेट है वो सी का एक एलिमेंट है क्या, देखिए ए सेट जो है वो सी का एक एलिमेंट है, नहीं है, है नहीं। तो इसलिए ए सेट जो होगा वो सी सेट का एलिमेंट नहीं होगा। तो इसलिए यह कथन भी मेरा क्या हो गया, असत्य हो गया। पहला भी असत्य और दूसरा कथन भी क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक, अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट। इसका थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कुछ स्टेटमेंट बनाएंगे, कुछ आपके लिए भी छोड़ेंगे। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है यदि A इज दी सबसेट ऑफ B है तथा A इज दी सबसेट ऑफ किसके है, C के है, तो A इज दी सबसेट ऑफ C होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो इसको चेक कर लेते हैं। ये तो कथन लग रहा है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में एक थ्योरम पढ़ा हुआ था। तो हम क्या लेंगे, बिकॉज ए इज दी सबसेट ऑफ बी है, तो दैट इंप्लाई क्या होगा, क्योंकि ये सही कथन है तो ये कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ए के सभी अवयव बी में है और ए के सभी अवयव भी किस में है, सी में है। तो ए के सारे अवयव भी किस में, नहीं सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये हमारा कथन है, ये बी है, ये बी इज दी सबसेट ऑफ क्या है, सी है। ठीक है, ए के सारे अवयव किस में है, बी में है, और बी के सारे अवयव किस में है, सी में है, तो ए के भी सारे अवयव सी में होंगे। देखिए कैसे, यदि x इज द एलिमेंट ऑफ ए है तो x इज द एलिमेंट ऑफ b क्या होगा, b होगा। ठीक, अब आते हैं सेकंड, बिकॉज b इज द सबसेट ऑफ क्या है, c है, तो दैट इंप्लाई क्या होगा, अब b के अंदर एलिमेंट क्या है, x है, x इज द एलिमेंट ऑफ b है, तो x इज द एलिमेंट ऑफ b क्या होगा, c होगा। अर्थात a के अंदर का जो x है वो c के अंदर मौजूद है। तो इन दोनों से हम एक निष्कर्ष निकालेंगे, यहाँ से, इस वाले से और इस वाले से। तो अतः करके क्या मिलेगा कि x इज द एलिमेंट ऑफ a है, तो x इज द एलिमेंट ऑफ b क्या है, c है। अर्थात सेट a के अंदर का x अवयव सेट c के अंदर भी मौजूद है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, a इज द सबसेट ऑफ c। इसका मतलब ये कथन बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक, चलिए अब एक इसका फोर्थ वाला स्टेटमेंट लेते हैं और फिफ्थ वाला आप बनाएंगे। ठीक है, फिफ्थ और सिक्स्थ को। फोर्थ स्टेटमेंट है यदि A डज नॉट सबसेट ऑफ B है, ठीक है,
तथा B डज नॉट सबसेट ऑफ किसके है, C है, तो A डज नॉट सबसेट ऑफ C होगा। देखिए ये कथन मेरे को असत्य लग रहा है, क्यों? क्योंकि A के अवयव अगर B में नहीं है और B के अवयव C में नहीं है, तो इसका मतलब A के अवयव C में हो सकते हैं। तो इसका मतलब यह कथन मेरा क्या है, असत्य दिया गया है नहीं? क्यों? अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं इसका। देखिए ए सेट के अंदर मैंने एलिमेंट ले लिए 1,2, ठीक है, और ए जो है बी का सबसेट नहीं है, ठीक है, तो मैं यहां पर क्या लूंगा, इसलिए बी सेट बराबर 2,3 ले लिया। अब यहाँ पर क्या आया, ए जो है बी सेट का बी का सबसेट नहीं है, क्योंकि ए के अंदर के 1 और 2 बी के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक। अब सी सेट लेते हैं। अब सी सेट लेना है, अब सी सेट हम कुछ भी लेंगे, बट बी जो है सी का सबसेट नहीं है। तो बी के अंदर 2 और 3 है, तो सी के अंदर मैं क्या ले लेता हूं, 1, 2 और 4 ले लिया। 1, 2 और क्या ले लिया, 4 ले लिया। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, बी के जो अवयव हैं वो सी के अंदर मौजूद, देखो बी के सारे अवयव सी के अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि बी के अंदर 2 और 3 है, वो सी के अंदर नहीं है, तो इसलिए बी डज नॉट सबसेट ऑफ क्या हो गया, सी। तो क्या ए डज नॉट सबसेट ऑफ सी होगा? तो यहां पर हमारा क्या निकल रहा, ए के अंदर 1 और 2 है और सी के अंदर भी 1 और 2 है, परंतु यहां पर हमारा क्या निकल गया, ए इज दी सबसेट ऑफ क्या आ गया, सी आ गया। तो इसका मतलब ए जो है वो सी का सबसेट हो सकता है, तो इसलिए यह कथन क्या दिया गया है, असत्य दिया गया है। हो भी सकता है ना, तो इसका मतलब यह कथन हर जगह पर सत्य नहीं है, कुछ जगह पर सही हो जाएगा लेकिन कुछ जगह पर सही नहीं होगा, ठीक। तो फिफ्थ भी बन गया। अब आते हैं इसका, नहीं फोर्थ बन गया, अब आते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है, यदि x इज द एलिमेंट ऑफ a है तथा a डज नॉट सबसेट ऑफ b है, तो x इज द एलिमेंट ऑफ b होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा, पहले समझिए क्या कह रहा, कि सेट a के अंदर x अवयव है और a जो है b का सबसेट नहीं है, तो क्या x इज द एलिमेंट ऑफ b होगा कि नहीं होगा, सोच के बताएंगे। तो इसका मतलब ये कथन असत्य लग रहा है, क्यों? क्योंकि अगर a के अंदर x है नहीं, तो वो x तो b के अंदर हो सकता है। तो मैं एग्जांपल दिखाता हूं, देखेंगे। एग्जांपल है, लेट a सेट इक्वल, मैंने ले लिया x, y ले लिया। अब a जो है वो b का सबसेट नहीं है नहीं, तो मैंने क्या लिया, सेट b इक्वल ले लिया y, z, या इसको ले लेते हैं x, z ले लेते हैं, है नहीं। तो एक चीज देखिए, क्या a b का सबसेट हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि हमको दिया हुआ है कि x एलिमेंट a में है और a समुच्चय b का उपसमुच्चय है, तो क्या x एलिमेंट b में होगा कि नहीं होगा, ये देखना है ना, क्यों? ये कथन हमने देखना है, ठीक। तो यहां पर देखते हैं, तो यहां पर क्या आएगा, a इज डज नॉट सबसेट ऑफ b हो गया। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि x एलिमेंट तो b के अंदर आ गया ना भी, बट अब मैं एक ऐसा एग्जांपल बनाऊंगा जिसमें x जो है वो सेट b के अंदर नहीं आएगा, ठीक। अब मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, x हटा के इसकी जगह पर y ले लिया। अब बताइए a b का उपसमुच्चय है, पहले देखो, पहले अगर मैं यहाँ पर x लिख दूं तो जो है x एलिमेंट b में है, तो कथन सही लग रहा है ना। तो बट अब मैं इस एग्जांपल को चेंज करके ये कर देता हूँ y, z। अब बताइए a के अवयव b के अंदर मौजूद नहीं है नहीं। अब a के अंदर तो x है, x इज द एलिमेंट ऑफ क्या हो रहा है, a, तो क्या यहाँ पर x इज द एलिमेंट ऑफ b हो रहा है, नहीं हो रहा, b के अंदर तो x आया ही नहीं, आया ना। तो इसका मतलब यह कथन कहीं पर सही है कहीं पर गलत है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए ऐसा स्टेटमेंट क्या माना जाता है, गलत माना जाएगा, असत्य है, ठीक। अब आते हैं सिक्स्थ पार्ट हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं एक बार। सिक्स्थ वाला कह रहा है कि यदि a इज दी सबसेट ऑफ b है, ठीक है, तथा x डज नॉट एलिमेंट ऑफ a है, तो x डज नॉट एलिमेंट ऑफ a होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अर्थात a के सारे अवयव b में हैं और x a के अंदर मौजूद नहीं है, x जो है वो a के अंदर नहीं है, तो इसका नहीं, तो हमने क्या लिख दिया, एक मिनट,
थोड़ा एक बार क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेता हूँ। ए इज द सबसेट ऑफ बी है, एक्स डज नॉट एलिमेंट ऑफ बी है, एक्स डज नॉट एलिमेंट ऑफ क्या है, बी है, तो एक्स डज नॉट एलिमेंट ऑफ बी ए होगा। तो ये कथन एक बार देखेंगे, ठीक है। तो यह कथन वैसे हमको क्या लग रहा है, सत्य लग रहा है। मालूम है क्यों? क्योंकि अगर देखो तो इसका मतलब क्या हुआ, देखेंगे, क्योंकि ये कथन सही है। क्यों? क्योंकि ए के सभी अवयव बी में है नहीं। अगर जो अवयव बी में नहीं है तो वो अवयव तो ए में हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, ए इज दी सबसेट ऑफ बी की डेफिनेशन लेंगे, ठीक है। तो ए इज दी सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या है कि यदि एक्स इज दी एलिमेंट ऑफ क्या हुआ, ए हुआ, तो एक्स इज दी एलिमेंट ऑफ क्या होगा, बी होगा। अर्थात ए के अंदर का सभी अवयव बी के अंदर होगा। परंतु दैट इंप्लाई, इसी की एक डेफिनेशन और निकालते हैं, यदि एक्स डज नॉट एलिमेंट ऑफ बी है तो x डज नॉट एलिमेंट ऑफ बी क्या होगा, a होगा। क्यों? क्यों बताइए। ये देखिए, अगर हम सेट a लेते हैं ना, a के अंदर माना 1 और 2 है, और b सेट के अंदर अगर हम ले लेते हैं 1 2 3 ले लेते हैं, तो a तो b का सबसेट है, a जो है b का क्या है, सबसेट है। तो जो एलिमेंट a के अंदर हैं वही एलिमेंट किसके अंदर होंगे, b के अंदर होंगे। अब b के अंदर सपोज दैट 1 नहीं होता, अगर b के अंदर 1 नहीं होता तो क्या ए बी का सबसेट हो सकता था, नहीं हो सकता था। तो वही तो कह रहा कि अगर ए बी का उपसमुच्चय है और बी के अंदर एक्स एलिमेंट नहीं है तो क्या एक्स एलिमेंट ए के अंदर होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए के अंदर जो अवयव होंगे वही तो बी में होंगे, और बी के अंदर जो अवयव नहीं है तो वो ए के अंदर कभी भी नहीं हो सकता है। ये इसकी एक डेफिनेशन ही है। तो इसलिए कथन क्या है, सही है, ठीक। तो इसको थोड़ा नोट करेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या दिया हुआ है, थर्ड है ए यूनियन बी इक्वल, हमको दिया हुआ है ए यूनियन सी, तथा हमको दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ए यूनियन बी इक्वल ए यूनियन बी इक्वल ए इंटरसेक्शन सी, और ए इंटरसेक्शन नहीं, ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी, और ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी। तो हमने प्रूव करना है बी इक्वल सी। तो सेट बी और सी को हमने क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो मैं क्या लूंगा, बिकॉज ए यूनियन बी इक्वल है ए यूनियन सी, है कि नहीं। तो बी बराबर सी दिखाना है तो मैं यही सेट ऑफ से लेता हूं। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, अतः ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी के होगा, ठीक है। कोई फर्क पड़ेगा, दोनों का सेम, देखो सेम एलिमेंट के साथ, क्योंकि दोनों बराबर हैं, बराबर सेटों का सेम सेट के साथ जो इंटरसेक्शन होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ऊपर कह रहा है, देखिए ये स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है ना कि देखो अगर ए है, चूंकि बी और सी है ना, देखो सेम सेट का बी और सी के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, सेम होगा। यही तो ये कह रहा है, कह रहा ना। तो अब देखेंगे, अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी है। अब ए यूनियन बी देखिए, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला ही बन जाएगा, देखिए ए यूनियन बी, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, तो ए यूनियन बी तो पूरा हो गया, ये हो गया ना। अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है सेट बी के साथ, ये तो कौन सा पार्ट आएगा, इंटरसेक्शन का मतलब ए यूनियन बी और बी का कॉमन पार्ट, तो क्या बनेगा, सेट बी बना। तो सेट बी इक्वल, इसमें वितरण नियम लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें वितरण नियम लगाओ, इंटरसेक्शन का यूनियन पर वितरण नियम, तो क्या निकलेगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो गई, फर्स्ट हो गई, ठीक हो गया। अब देखिए, बिकॉज फिर से ए यूनियन बी इक्वल है ए यूनियन सी, ठीक है। अब बी इक्वल सी लेना है, तो फिर से मैं क्या कह रहा हूं, दो सेट बराबर है, तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल किसके होगा, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी के, ठीक। अब देखिए इसमें यूनियन पर इंटरसेक्शन का वितरण नियम, तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल, अब ए यूनियन सी और सी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, ए यूनियन सी के अंदर ए और सी के सभी अवयव आए, अब उसका सी के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, सी तो सेट आएगा, ठीक। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, देखिए ये सेट जो इक्वेशन नंबर 1 आई है और 2 आई है, ये दोनों दिख रहा है आपको, ए इंटरसेक्शन बी,
यूनियन सी इंटरसेक्शन बी है, और यहाँ पर क्या आया, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आया है ना। अब ए इंटरसेक्शन सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी, ये देखिए ये दिया हुआ है हमको, ये दिया है ना। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन सी को ए इंटरसेक्शन सी को ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, ए इंटरसेक्शन बी, कहाँ से आया, अरे दिया हुआ है देखिए, ए इंटरसेक्शन सी को मैं क्या लिख दूंगा, ए इंटरसेक्शन बी लिख दूंगा, यूनियन, और बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या हुआ, सी इंटरसेक्शन बी, सी इंटरसेक्शन बी इक्वल किसके हो गया, सी। क्यों, क्योंकि जो इंटरसेक्शन होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, ये वैल्यू यहां से आई और ये वैल्यूज बी इंटरसेक्शन सी को सी इंटरसेक्शन बी लिख दिया। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई, सेकंड बन गई। अब हम क्या देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए फर्स्ट में भी जो वैल्यू ये आई है वही वैल्यू ये आ गई है, देखिए सेम सेट आ गया ना। तो इसलिए समीकरण नंबर 1 व 2 से हमको क्या मिलेगा, सेट बी इक्वल किसके मिल गया, सी के मिल गया। ठीक, तो इसको आप बना सकते हैं, बहुत इजी सा आपका ये क्वेश्चन है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से 4 प्रतिबंध तुल्य हैं। फोर्थ है, क्या कह रहा है कि दिखाइए कि निम्न 4 प्रतिबंध क्या है, तुल्य हैं। तुल्य का मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला है A इज द सबसेट ऑफ B। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यदि, अरे सीधे सीधे लिख देते हैं कि सेट A के सभी अवयव सेट B में है। ठीक हो गया, तो A इज द सबसेट ऑफ B का मीनिंग क्या हुआ कि सेट A के सभी अवयव हमारे किस में है, सेट B में है। ठीक हो गया। अब आते हैं सेकंड वाला टॉपिक, क्या दिया हुआ है, A माइनस बी इक्वल 5 दिया है ना। तो पहले हम क्या निकालेंगे, A माइनस बी इक्वल क्या होगा, A माइनस बी का मीनिंग क्या होता है, A के वे अवयव जो B में नहीं है, A के वे अवयव जो B में नहीं है नहीं। तो A माइनस बी का मतलब क्या हुआ, A के वे अवयव जो B में नहीं है। अब हमको दिया क्या है, बिकॉज A इज द सबसेट ऑफ B दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि A के सभी अवयव तो B में हैं। देखिए देखो A माइनस बी की डेफिनेशन क्या होती है कि हमको A के वे अवयव लेने हैं जो B में नहीं है ना। परंतु हमको क्या दिया है कि A के सभी अवयव B में दिए हैं। देखिए पहला पार्ट क्या दिया हुआ है, A के सभी अवयव B में है। अब A के सभी अवयव अगर B में हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि A के अंदर कोई अवयव बचेगा नहीं, बचेगा, क्योंकि A के तो सभी B में है। तो इसलिए A माइनस बी क्या आ जाएगा, 5। ठीक, अब आते हैं थर्ड, हमको क्या कह रहा है, A यूनियन B इक्वल है B के। ठीक है, तो A यूनियन B का मीनिंग क्या हुआ, A यूनियन B की डेफिनेशन क्या हुई, दैट इंप्लाई क्या हुआ, A या B के सभी अवयवों का समुच्चय, सभी अवयवों का सेट हो गया, A या B के सभी अवयवों का सेट। अब मेन कंडीशन इसमें क्या है कि A इज दी सबसेट ऑफ क्या दिया हुआ है, B। अर्थात हमने लेने क्या है, A और B के सभी अवयव लेने हैं, अर्थात A के अवयव या B के अवयवों का समुच्चय या दोनों के अवयवों का समुच्चय। अब A के सारे अवयव तो B में है, तो A यूनियन B जब हम लिखेंगे तो आएगा क्या, A के अवयव भी लिखेंगे और B के अवयव भी लिखेंगे, बट A के सारे अवयव किसके अंदर मौजूद होंगे, B के अंदर पहले से ही मौजूद होंगे। तो A यूनियन B निकालोगे तो ऑटोमेटिक आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर B मिल जाएगा, मिलेगा ना। तो इसका मतलब पहला, दूसरा और तीसरा एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक, अब आते हैं तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, A इंटरसेक्शन B इक्वल A है नी। अब A इंटरसेक्शन B निकालना है तो A इंटरसेक्शन B की डेफिनेशन क्या होती है, बराबर क्या होगा, A और B के उभयनिष्ठ अवयव, उभयनिष्ठ
अवयवों का सेट होगा कि नहीं होगा, ए और बी के उभयनिष्ठ अवयवों का सेट। अब बट आपको क्या दिया हुआ है, ए इज द सबसेट ऑफ क्या दिया हुआ है, बी, अर्थात ए के सभी अवयव बी में हैं। अब ए के सारे अवयव बी में मिल रहे हैं तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या आएंगे, गैस कीजिए। यहाँ पर मेन कंडीशन क्या है कि ए के सभी अवयव बी में है, अर्थात जो ए के अंदर अवयव हैं वो बी के अंदर है, तो इसका मतलब कॉमन एलिमेंट कौन सा सेट के अंदर आएंगे, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपको ए मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ए के सारे अवयव तो बी में है, तो इसका मतलब जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो ए के ही तो एलिमेंट होंगे ना। तो इसका मतलब जो पार्ट नंबर फर्स्ट है इससे हमारा सेकंड कंडीशन भी निकल जा रही है, पार्ट नंबर फर्स्ट से थर्ड कंडीशन भी निकल रही है, पार्ट नंबर फर्स्ट से चौथी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो लास्ट में क्या लिखूंगा, इसलिए चारों प्रतिबंध क्या हैं, तुल्य हैं। तुल्य का मतलब है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप बना सकते हैं। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन है, पहले लिख लेते हैं जो दिया हुआ है। दिखाइए कि यदि a इज द सबसेट ऑफ b दिया हुआ है तो c माइनस बी इज द सबसेट ऑफ c माइनस a हमको सिद्ध करना है। ठीक है, दिया क्या है कि a के सभी अवयव b में हैं, a के सभी अवयव b में हैं, तो हमने क्या सिद्ध करना है कि c माइनस बी इज द सबसेट ऑफ b क्या होगा, c माइनस a होगा। ठीक है, तो हम लेंगे क्या, बिकॉज a इज द सबसेट ऑफ b दिया है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यदि x इज द एलिमेंट ऑफ a है तो x इज द एलिमेंट ऑफ क्या होगा, b होगा। क्यों, x एलिमेंट a का है तो x एलिमेंट किसका होगा, b का होगा। क्लियर हो गए। और इसके अलावा एक डेफिनेशन क्या निकलेगी, यदि x डज नॉट एलिमेंट ऑफ b है तो x डज नॉट एलिमेंट ऑफ क्या होगा, a होगा। क्या समझ, ये क्या थी पता है डेफिनेशन जो हमने पहले सेकंड पार्ट, यदि a के अंदर के सभी अवयव x में होंगे, अगर b के अंदर x नहीं है तो वो a के अंदर कभी भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि फिर a के सारे अवयव b में होंगे ही नहीं। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, c माइनस बी के सभी अवयव मेरे को c माइनस ए में दिखाना है ना, तो मैं यहाँ पर क्या लूंगा, लेट x इज द एलिमेंट ऑफ, मैंने क्या ले लिया, c माइनस बी ले लिया, अर्थात c माइनस बी के ये डेफिनेशन को ध्यान में रखेंगे क्योंकि a इज द सबसेट ऑफ b दिया है, इसकी डेफिनेशन है। हाँ, अब मैं क्या ले रहा हूँ, इसके सारे अवयव c माइनस बी के सारे अवयव मेरे को c माइनस ए में दिखाना है। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, c माइनस बी के अंदर अवयव x आ गया, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, अब c माइनस बी के अंदर x अवयव आ रहा है तो इसका मतलब x एलिमेंट किसके अंदर होगा, c के अंदर होगा, परंतु x डज नॉट एलिमेंट ऑफ किसके होगा, b के होगा। देखिए, x एलिमेंट यदि c के अंदर है तो x एलिमेंट b के अंदर नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि c माइनस बी की तो यही तो डेफिनेशन आती है कि c के वे अवयव जो b के अंदर मौजूद नहीं है, तो c के अंदर x है तो b के अंदर नहीं होना चाहिए, तभी तो c माइनस बी में आएगा। अब दैट इंप्लाई x डज नॉट एलिमेंट, नहीं, x इज द एलिमेंट ऑफ c है ना, परंतु अब ध्यान देंगे x एलिमेंट b के अंदर नहीं है नहीं, तो x एलिमेंट तो a के अंदर भी नहीं होगा। देखिए ऊपर लिखा हुआ है हमने ये, परंतु x डज नॉट एलिमेंट ऑफ किसके अंदर होगा, a के अंदर होगा, ऊपर लिखा है। क्यों, बिकॉज a इज द सबसेट ऑफ क्या है, b है, ऊपर वाली हमने डेफिनेशन ले ली। अब c के अंदर x मौजूद है परंतु a के अंदर x नहीं, c के अंदर x है परंतु a के अंदर नहीं है, तो इसलिए x एलिमेंट 100% हमको कहाँ मिलेगा, c माइनस a के अंदर मिलेगा, अर्थात c माइनस बी के अंदर का x अवयव c माइनस ए के अंदर भी मौजूद हो रहा है। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ, c माइनस बी इज द सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, c माइनस ए हो जाएगा। क्लियर, तो फिफ्थ क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसको भी आप बना सकते हैं। ठीक, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो हमको दिया क्या है, यदि पावर सेट ऑफ ए इक्वल दिया हुआ है पावर सेट ऑफ बी। ठीक है,
तो हमको प्रूव क्या करना है, सेट ए इक्वल बी प्रूव करना है। पावर सेट समझते हैं कि सेट ए का घात समुच्चय और सेट बी का घात समुच्चय आपस में बराबर है। तो हमने सिद्ध करना है कि सेट ए और बी भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो यदि सेट ए बराबर सेट बी है तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः आपने पढ़ा होगा कि यदि सेट एक्स बराबर वाई होता है, तो आपने स्टार्टिंग में बताया था हमने, तो इसका मतलब एक्स इज दी सबसेट ऑफ वाई होगा और वाई इज दी सबसेट ऑफ बी क्या होगा, एक्स होगा। अरे इसका मतलब एक्स के सभी अवयव वाई में हैं और वाई के सभी अवयव भी एक्स में हैं, तो इसका मतलब दोनों सेट आपस में क्या है, बराबर है। तो अतः पावर सेट ऑफ ए इज दी सबसेट ऑफ क्या होगा, पावर सेट ऑफ बी, तथा पावर सेट ऑफ बी इज दी सबसेट ऑफ बी क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए होगा ना। अब इन दोनों कंडीशनों को हम लेंगे। देखिए, यदि पावर सेट ऑफ ए इज दी सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ बी है, तो दैट इंप्लाई क्या होगा, है नहीं, तो पावर सेट ऑफ ए के अंदर का अवयव भी पावर सेट ऑफ बी के अंदर होगा, अर्थात इस सेट के अंदर का अवयव इसके अंदर होगा। तो ये पावर सेट है, तो इसके अंदर के अवयव को मैं कैपिटल एक्स, क्योंकि इसके अंदर उपसमुच्चयों का समुच्चय होता है, तो उपसमुच्चयों का समुच्चय है तो इसके लिए बड़ा एलिमेंट ले लिया, बड़ा एक्स ले लिया ना। इज द एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए है, तो एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी क्या होगा, पावर सेट ऑफ बी होगा। ठीक हो गया। अब ध्यान देंगे, सो दैट इंप्लाई, अब एक्स पावर ऑफ सेट ऑफ ए का एक एलिमेंट है। अब पावर सेट ऑफ ए के अंदर एलिमेंट आएंगे कहां से, एक्स इज दी सबसेट ऑफ ए होगा। क्यों, क्योंकि सेट ए का उपसमुच्चय इसका मतलब एक्स होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ए के उपसमुच्चयों का समुच्चय ही तो पावर सेट होगा, अर्थात पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट एक्स आएगा वो सेट ए का एक उपसमुच्चय होना चाहिए, यही तो इसकी डेफिनेशन है। तो सेम स्टेप यहां भी आ गया, एक्स इज दी सबसेट ऑफ बी क्या होगा, बी होगा। ठीक है, अब x जो है a का सबसेट है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इस x के अंदर का एलिमेंट x हो गया, x इज द एलिमेंट ऑफ x है, तो x इज द एलिमेंट ऑफ b क्या होगा, a। अरे इस सेट के अंदर x के अंदर का x अवयव सेट a के अंदर भी मौजूद होगा, तो हमको क्या मिलेगा, इधर भी सेम चीज आ गया, क्योंकि जो x ये है वही x तो ये भी है, तो इसका इस सेट के x के अंदर x है, तो इस सेट x के अंदर भी क्या होगा, x इज द एलिमेंट ऑफ x है, तो x इज द एलिमेंट ऑफ b क्या होगा, b होगा। तो यहां से हमारा क्या निष्कर्ष निकला कि a के अंदर भी x है, तो सेट b के अंदर भी x आ गया। देखिए, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको रिलेशन a और b में लेना है, तो इसलिए निष्कर्ष क्या निकला, x इज द एलिमेंट ऑफ a आया, तो x इज द एलिमेंट ऑफ b क्या आ गया, b आ गया। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, दैट इंप्लाई सेट ए के अंदर का एक्स अवयव बी में मौजूद है, तो इसलिए ए इज दी सबसेट ऑफ क्या आ गया, बी आ गया। कथन नंबर फर्स्ट बन गया। ठीक, अब देखिए, यदि हमने इस वाले को इसका सबसेट लिया था, तथा भी तो है, अब हम इसको इसका सबसेट लेते हैं फिर से। यदि पावर सेट ऑफ बी इज दी सबसेट ऑफ किसके होगा, पावर सेट ऑफ ए हुआ, तो दैट इंप्लाई क्या हुआ कि पावर सेट ऑफ बी के अंदर का अवयव पावर सेट ऑफ ए के अंदर भी होगा। तो पावर सेट ऑफ बी के अंदर मैंने एलिमेंट y ले लिया, इज द एलिमेंट ऑफ क्या हुआ, पावर सेट ऑफ बी, तो y इज द एलिमेंट ऑफ बी क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए। अब पावर सेट ऑफ बी के अंदर y एलिमेंट आया है, तो इसका मतलब y क्या होगा, सेट बी का एक उपसमुच्चय होगा, तो इसलिए हमको क्या मिलेगा, y इज द सबसेट ऑफ b होगा, तो y इज द सबसेट ऑफ b a होगा। ठीक, अब y जो है b का सबसेट है, तो इसका मतलब y के अंदर का y अवयव, तो y एलिमेंट किसके अंदर भी होगा, b के अंदर भी होगा, अर्थात सेट y के अंदर का y अवयव सेट b के अंदर भी मौजूद होगा, क्योंकि सबसेट की परिभाषा है। ठीक है, तो फिर इसको लेते हैं, y सेट के अंदर y एलिमेंट हमने पहले ले लिया, तो जो y ये है सेट वही y ये भी है, तो इस y के अंदर भी क्या होगा, y एलिमेंट होगा। तो अगर y के अंदर y एलिमेंट है, तो a के अंदर भी क्या होगा, y एलिमेंट 100% होगा। क्यों, क्योंकि y सबसेट a का भी तो है। अब a और b में क्या रिलेशन आया, y के अंदर का सेट b के अंदर का y अवयव सेट a के अंदर भी आ चुका है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, y इज द एलिमेंट ऑफ b है, तो y इज द एलिमेंट ऑफ b क्या आ गया,
ए आ गया। तो इसका मतलब सेट बी के अंदर का वाई अवयव सेट ए के अंदर भी मौजूद है। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पर बी इज दी सबसेट ऑफ क्या आ गया, ए। कथन नंबर 2 हो गया। ठीक, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, भाग कहाँ से, 1 व 2 से हमको क्या मिला, ए इज दी सबसेट ऑफ बी मिला, तथा यहाँ क्या मिला, बी इज दी सबसेट ऑफ ए, बी इज दी सबसेट ऑफ ए मिल गया। अर्थात ए के सभी अवयव बी में हैं और बी के भी सभी अवयव ए में हैं। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ, सेट ए बराबर बी कह सकता हूँ। तो कोई टफ है, देखिए बहुत इजी सा है, इसको आप बनाएंगे। ठीक।